नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 3000 पीआरक्यूज की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बीपीएससी असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम का, जो कि 31 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया था बीपीएससी के द्वारा, इसमें पूछे गए जीएस के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। और साथ में इससे पहले हमने आपको एपिसोड नंबर 22 में बीपीएससी असिस्टेंट प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको सॉल्व कराया था, जहां से आपने देखा था पीआरटी में आपको 7 से 8 प्रश्न देखने को मिले थे डायरेक्ट टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम में। इसके अलावा बात करें तो इस असिस्टेंट मेंस वाले पेपर से भी लगभग जो है 3 से 5 प्रश्न आप यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि डायरेक्ट आपका टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम में पीआरटी में पूछा गया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आयरन पिलर का प्रश्न पूछा गया था वो भी यहाँ पर पूछा गया था एनसीईआरटी से, और साथ में जो सोनार वाला प्रश्न था वो भी इस परीक्षा में पूछा गया था। तो बीपीएससी के द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न परीक्षाओं के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किसी भी प्रश्न पत्र से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आपको केवल और केवल जीएस के प्रश्न भी कराएंगे। जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है वो हम आपको बाद में करा देंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। सेम यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया है कि लगभग आपको 150 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको 1 से 50 तक मैथ रीजनिंग के हैं, देन 141 से 150 मैथ रीजनिंग के हैं। बीच के आपके 90 प्रश्न हैं जो आपके जीएस से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न आपके सामने जो जीएस का है वो है, थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो सकता है इसलिए हम रीड कर दे रहे हैं। 1857 के विद्रोह के बाद जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहते थे, कौन थे वो? नाना साहिब, वासुदेव बलवंत फड़के, जंग बहादुर राणा, बख्त खान। तो 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पहला सशस्त्र विद्रोह किसने किया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर है 51 नंबर प्रश्न का वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के को फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रेबेलियन कहा जाता है, भारतीय सशस्त्र विद्रोह का जनक कहा जाता है, भारतीय सशस्त्र विद्रोह का जनक कहा जाता है। और अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने रामोसी विद्रोह किया था। इनके द्वारा किए गए विद्रोह का नाम क्या था? तो रामोसी। तो ध्यान रखिएगा, रामोसी विद्रोह किया था इन्होंने। रामोसी विद्रोह किया था, किस जगह पर किया था? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, पश्चिमी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न घाट का, पश्चिमी घाट का, तो पश्चिमी महाराष्ट्र में रामोसी विद्रोह किया था, नेतृत्व किया था। किस वर्ष रामोसी विद्रोह हुआ था? तो 1879 में, 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के ने यह विद्रोह किया था। राइट आंसर यहाँ पर वासुदेव बलवंत फड़के हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न जो भी अभ्यर्थी 6 से 8 पॉलिटी वाले हैं या फिर टीजीटी पॉलिटी वाले हैं उन अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न है। नागरिक समाज आंग्ल अमेरिकन परंपरा उपागम किनके शैक्षणिक कार्य पर विकसित है? तो 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है टोकवील। फिर बात करते हैं आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं करता है? तो ये भी प्रश्न जो है 6 से 8, 9 से 10 पॉलिटी के लिए है। आधुनिक उदारवाद मॉडर्न लिबरलिज्म की बात कर रहा है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता पर जो है विश्वास करता है। पालना से गंभीर कल्याण होता है, इस पर भी विश्वास करता है। सामाजिक उदारवाद में भी विश्वास करता है, लेकिन न्यूनतम राज्य होना चाहिए, मिनिमम स्टेट होना चाहिए, इस पर विश्वास नहीं करता है। तो 53 का राइट आंसर सी है। फिर बात करते हैं बिहार में कितने पुलिस जिले हैं? तो ये आपका बिहार करंट अफेयर से, बिहार का स्टेटिक जीके है, वहाँ से आपका प्रश्न पूछा गया है। स्टेटिक जीके से प्रश्न आपका ये पूछा गया है, सभी को मालूम होना चाहिए। बिहार में कितने पुलिस जिले हैं? तो पुलिस जिले का मतलब होता है ऐसे जिले जिसमें एसपी अपॉइंट होता है, जिसमें एसपी अपॉइंट होता है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसमें राइट आंसर यहाँ पर 40 है। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार के कितने पुलिस जिले हैं? तो बिहार में 40 पुलिस जिले हैं। राइट आंसर यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न का डी है। फिर बात करते हैं प्रश्न जो है 6 से 8 और 9 से 10 के लिए अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। पॉलिटी में अरस्तु का आदर्श राज्य हमेशा प्लेटो का दूसरा सर्वश्रेष्ठ है, यह स्टेटमेंट किसने दिया है? आपसे पूछा जा सकता है 6 से 8 और 9 से 10 में, या फिर 11-12 के अभ्यर्थियों को भी ये स्टेटमेंट ध्यान रखना चाहिए। अरस्तु का आदर्श राज्य हमेशा प्लेटो का दूसरा सर्वश्रेष्ठ है। पीआरटी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है सवाल। तो 55 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर डी। जीएच सबीन की बात करें तो जीएच सबीन ने यह स्टेटमेंट दिया था, यह वाक्य कहा था। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न का। बिहार जन सेवा प्रदायगी अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो जी हाँ, बिहार जन सेवा प्रदायगी
अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया था ये? तो 56 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ए 2011। तो बिहार राज्य से संबंधित कानून है, तो याद रखिएगा 2011 में ये आया था। फिर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस विषय में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है? फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस विषय में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है? एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने में, ऑल इंडिया सर्विसेज अगर बनाना हो उस केस में, किसी राज्य में विधायी परिषद का निर्माण करना हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल के निर्माण में, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का जो है अनुसमर्थन करना हो। तो यहाँ पर बात करें राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्ति जो है किस मामले में प्राप्त है? तो राइट आंसर ए है, जब भी ऑल इंडिया सर्विसेज की बात होती है, एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन जब किया जाना रहता है तो राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसके बाद ही लोकसभा ऐसा काम कर सकती है। तो यहाँ पर राज्यसभा को ज़्यादा पावर है। बाकी तीनों में बात करें तो लोकसभा जो है राज्यसभा से कुछ हद तक आगे है। तो राइट आंसर यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा। फिर बात करते हैं कैबिनेट मिशन स्कीम 1946 के अनुसार, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। इसके अनुसार संविधान निर्माण तंत्र में बिहार से कितने प्रतिनिधियों को सुझाया गया था? तो बिहार स्पेशल से, पॉलिटी से करंट अफेयर है आपका, पॉलिसी से पॉलिटी का, बिहार स्पेशल पॉलिटी का प्रश्न है आपका, स्टैटिक जीके का। तो 1946 में बात करें कैबिनेट मिशन स्कीम के अनुसार संविधान सभा का निर्माण किया गया था। बिहार से कितने प्रतिनिधियों को सुझाया गया था? तो यहाँ पर बात करें तो 36 प्रतिनिधि बिहार से थे। बहुत बड़ी बात है कि 36 प्रतिनिधि अकेले बिहार से थे। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का प्रबल विरोधी था? तो कौन जो है इसमें पंचायती राज व्यवस्था के विचार का प्रबल विरोधी था? 59 नंबर प्रश्न की बात करें, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर। तो कौन जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार के प्रबल विरोधी थे? तो यहाँ पर राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार के प्रबल विरोधी थे। कारण उनका वही था, कास्ट सिस्टम जिसमें जो है दलितों का जो स्थान काफ़ी नीचे है, ये सारी चीज़ें। बाकी महात्मा गांधी पंचायती राज के पक्ष में थे, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण भी पक्ष में थे, B.R. अम्बेडकर जो है पंचायती राज के पक्ष में नहीं थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में प्रकाशित इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस का पृथक संपादक कौन था? तो 60 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रोफेसर बेनी प्रसाद इस प्रश्न के राइट आंसर है। उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है आपके लिए। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, पवन अपस्फीति विंड डिफ्लेशन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्पन्न की जाती है? तो विंड के द्वारा जब डिफ्लेशन किया जाता है, हवा के वायु के ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा अपरदन किया जाता है तो होता क्या है कि जो ज़मीन, जो मान लीजिए ये ज़मीन है, बालू का ही एक पूरा रेत है, तो एक क्या होता है गड्ढा हो जाता है, एक आप मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये संभावनाएं होती हैं पवन अपस्फीति की, वहाँ पर गड्ढा हो सकता है और गड्ढा होने से जो डिप्रेशन का निर्माण हो सकता है। तो पवन अपस्फीति विंड डिफ्लेशन के द्वारा कुट्टारा डिप्रेशन का यहाँ पर निर्माण होता है। तो राइट आंसर बी है, कुट्टारा डिप्रेशन। फिर बात करते हैं, और वैसे भी आप यहाँ पर देखेंगे तो नील नदी तो पवन अपस्फीति के कारण तो बनेगी नहीं, झील भी नहीं बनेगी, केवल राइट आंसर यहाँ पर कुट्टारा डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन मतलब गड्ढा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, 2011 की जनगणना के अनुसार गया जिले की महिला साक्षरता दर क्या है? तो कुछ ज़्यादा ही बिहार स्पेशल पूछ लिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है गया जिले की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो राइट आंसर है 62 नंबर प्रश्न का सी 53.3%। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, तनुता डिलेटेंसी सिद्धांत क्या बताता है? तो तनुता डिलेटेंसी सिद्धांत भूकंप की भविष्यवाणी, आग की तीव्रता, वायुदाब का एकत्रीकरण, भूकंप की उत्पत्ति। तो बात करें तनुता की डिलेटेंसी सिद्धांत की, तो ये जो है बताता है भूकंप की भविष्यवाणी। तो भूकंप के बारे में प्रेडिक्शन करता है, भविष्यवाणी करता है तनुता डिलेटेंसी सिद्धांत। फिर बात करते हैं बिहार के कितने जिले अपनी सीमाएं उत्तर प्रदेश व झारखंड राज्यों के साथ में प्रदेशों के साथ में साझा करते हैं? तो इस प्रश्न का आपको जवाब बताना है कि बिहार के कितने जिले हैं जो अपनी सीमाएं उत्तर प्रदेश व झारखंड प्रदेशों के साथ में साझा करते हैं? 7 और 8 15, 8 और 8 16, 10 8 18, 7 7 14। तो यहाँ पर जो है आप अगर बात करें उत्तर प्रदेश और झारखंड का, तो उत्तर प्रदेश और झारखंड के जो कुल 8 दोनों से 8 राज्य हैं जो यहाँ पर सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से 8 राज्य और मतलब बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, बिहार के 8 जिले झारखंड से भी जो है सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8 और 8 16। पश्चिम बंगाल से बात करें तो कुल 3 करते हैं। एक बार कमेंट कीजिएगा नेपाल से जो है कितने राज्य, नेपाल से जो है बिहार के कितने जिले सीमा बनाते हैं।
नेपाल से बिहार के कितने जिले सीमा बनाते हैं। फिर बात करते हैं तिपाई मुख बांध निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में मुद्दा है। तिपाई मुख बांध की बात करें 65 नंबर प्रश्न की, तो तिपाई मुख बांध जो है, तिपाई मुख डैम भारत और बांग्लादेश के बीच में एक जो है मुद्दा है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, दक्षिण में पटना को उत्तर में हाजीपुर से जोड़ने वाली सेतु का नाम क्या है। बिहार स्पेशल प्रश्न आपके सामने है। तो दक्षिण में पटना को उत्तर में हाजीपुर से जोड़ने वाली सेतु के बारे में बात करें तो इसको हम महात्मा गांधी सेतु के नाम से जानते हैं। बिहार स्पेशल में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। उत्तर में हाजीपुर से, नीचे पटना। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्य कोयले के सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो भारत के कौन से दो राज्य कोयले के सबसे बड़े उत्पादक हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर बिहार काट कर दीजिए। झारखंड और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और केरल, तो केरल भी हटा दीजिए, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन से दो राज्य कोयले के सबसे बड़े उत्पादक हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर है झारखंड और छत्तीसगढ़। जब बिहार का भाग हुआ करता था झारखंड, तब बिहार माना जाता था, लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ तब से कोयला भी चला गया। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बिहार स्पेशल से कि बिहार के रोहतास जिले की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। यह प्रश्न आपका हूबहू कॉपी हो सकता है TRE 4 में, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कोसी नदी का पूछा गया था, कोसी के मैदान का पूछा गया था, तो वैसे ही यहाँ का भी पूछा जा सकता है कि बिहार के रोहतास जिले की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो 68 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 107.78 मीटर। याद रखिएगा, बिहार स्पेशल से रिलेटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न भी बिहार स्पेशल से रिलेटेड है। कौन सा भौगोलिक पद बिहार की विशेषता है। उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गोदावरी का मैदान, पूर्वी डेल्टा क्षेत्र, शिवालिक का तराई क्षेत्र। तो कौन सा भौगोलिक पद जो है बिहार की विशेषता है, तो जो शिवालिक का जो तराई क्षेत्र है, जो अगर हम बात करें, आपने देखा है कि जो बिहार जो है बात करें तो नेपाल से सीमा बनाता है, नेपाल से सीमा बनाता है। और जो है जो हिमालय है, हिमालय का जो तीसरा भाग है सबसे जो है लास्ट का, जिसको हम शिवालिक बोलते हैं, तो शिवालिक हिमालय का ही भाग है। बात करें तो सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं बिहार में, आपको मालूम है सोमेश्वर पहाड़ियाँ बिहार में हैं। जो है उत्तर पश्चिम वाले भाग में शिवालिक का पूरा क्षेत्र है। नेपाल का जो ये पूरा क्षेत्र है इसको हम तराई बोलते हैं। तो शिवालिक का जो तराई क्षेत्र है ये जो है ये पद है बिहार की विशेषता को ये दर्शाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर शिवालिक का तराई क्षेत्र हो जाएगा। तो भौगोलिक विशेषता में याद रखिएगा शिवालिक का तराई क्षेत्र यहाँ पर राइट आंसर होगा एज पर BPSC का जो फाइनल आंसर की। बाकी आपको यहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है उत्तरी गंगा का मैदान, लेकिन यहाँ पर उत्तरी गंगा का मैदान नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी जो है गंगा की बात करें तो गंगा जो है बिहार को उत्तरी और दक्षिणी बिहार में बांटता है, ये बात सही है, बांटती है, ये बात सही है, लेकिन उत्तरी गंगा का मैदान जो है ये नहीं काउंट होता। फिर बात करते हैं तो राइट आंसर है D शिवालिक का तराई क्षेत्र। किस वर्ष पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था। तो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है मानव जो ये बनाया था डॉक्टर महबूब उल हक ने, कब बनाया था 1990 में। तो राइट आंसर 70 नंबर प्रश्न का B है। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत क्या था। तो जो है स्वतंत्रता जब भारत को मिल रही थी तो उस टाइम पर अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि ही था। औद्योगिक क्षेत्र तो एकदम धस चुका था, अंग्रेजों की देन थी। IT क्षेत्र तो कभी आया ही नहीं। विदेश व्यापार क्षेत्र वैसे भी बर्बाद हो चुका था, अंग्रेज एक तरफा जो है अपना सामान बेच रहे थे, भारत का बाहर जाने नहीं देते थे। तो कृषि क्षेत्र ही जो है था जो था। फिर बात करते और ये भी बहुत ही बुरी हालत में था। इसी वजह से जो है आज़ादी के बाद जो है सबसे पहला काम सरकार ने क्या किया, वो था कृषि को जो है टैक्स जीरो करना, यानी किसानों से टैक्स अब नहीं लिया जाएगा, ऑलरेडी कई सालों से लिया गया है। फिर बात करते हैं ये प्रश्न आपका 72 नंबर, ये आपके काम का नहीं है। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला उल्लेखनीय व्यक्ति कौन था। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय आय, भारत के नेशनल इनकम की कैलकुलेशन किसने किया था। तो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने एक जो है बुक लिखी थी जिसके बारे में हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, वे एंड मीन्स ऑफ इंडिया। वे एंड मीन्स करके एक बुक लिखा था दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके अलावा इनको जो है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला, सबसे पहले गणना करने वाले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। पूरा कैलकुलेट करने इन्होंने बताया था। 74 नंबर प्रश्न भी आपके काम का नहीं है। फिर बात करते हैं भारत में जीरो बेस्ड बजटिंग की शुरुआत कब हुई। तो ये इकोनॉमिक्स के जो भी अभ्यर्थी हैं 6 से 8 वाले, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जीरो बेस्ड बजटिंग की बात करें तो 75 नंबर का प्रश्न का यहाँ पर जो राइट आंसर है 1983। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला भी प्रश्न जो है ये भी आपके काम का नहीं है। फिर ये भी प्रश्न जो है इसको डिलीट कर दिया गया था, डाटा का दिक्कत था इसमें।
फिर यहाँ पर आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, ये भी प्रश्न जो है आपके काम का नहीं है। घाटा वित्त पोषण नीति एक तकनीक है, तो जिनका इकोनॉमिक्स है 6 से 8 में, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। घाटा वित्त पोषण नीति की बात करें तो ये जो है राजकोषीय नीति का फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये भी प्रश्न आपके जो है काम का नहीं है। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो बीपीएससी टीआरई में सवाल बहुत बार पूछा गया है। आप सभी को मालूम है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वो थे बीडी सावरकर। बीडी सावरकर, एक बार कमेंट कीजिएगा मजूमदार साहब ने क्या कहा था। और इसके अलावा हमने आपको शॉर्ट्स में भी जो है ये टॉपिक कवर किया हुआ है कि किसने क्या कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1667 में किस भारतीय शहर में पहला फ्रेंच कारखाना स्थापित किया गया था? तो पहला जो फ्रांसीसी कारखाना था वो सूरत में स्थापित किया गया था। 82 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी है। फिर बात करते हैं वेनिस यात्री, तो ये जो प्रश्न है मेडाइवल इंडिया का है। मेडाइवल इंडिया का जो टीजीटी के अभ्यर्थी उनके लिए, वेनिस यात्री जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके 1420 के आसपास विजयनगर पहुंचा था, वो कौन था? तो 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है निकोलो डी कोल्टी। फिर बात करते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा कब बनाई गई? ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार स्पेशल से। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात करें, नवंबर 1929 में इसको बनाया गया था। तो नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को मालूम है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कहाँ पर किया था? तो सोनपुर मेले में। सोनपुर मेला हुआ था। सोनपुर मेला कहाँ पर होता था? तो सोनपुर मेला जो आज के सारण जिले में, आज के सारण जिले में या छपरा जिले में, तो सारण जिले में जो है सोनपुर मेला हुआ। नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक संघीय व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें शामिल है रियासत है, राज्यपाल के प्रांत और रियासत है, भारत को आज़ादी दिलाना या राज्यपाल के प्रांत। तो यहाँ पर बात करें 85 नंबर प्रश्न का, तो जो है 1935 का जो अधिनियम है, संघीय व्यवस्था जो अपनाई गई है, फेडरल जो स्ट्रक्चर अपनाया गया था, उसके अंतर्गत दो चीज़ें थी। एक तो था कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, भारतीय जो प्रांत थे, जो ब्रिटिश के अधीन थे, तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत, और जो प्रिंसली स्टेट थे, जो रजवाड़े थे, जिनको हम रियासत कहते हैं, तो जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश भारतीय जो प्रांत थे वो राज्यपाल के प्रांत भी कहे जाते थे, राज्यपाल उसका सर्वश्रेष्ठ होता था, और रियासत। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी है, राज्यपाल के प्रांत और रियासत। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है, वर्ष 1895 में शिवाजी आंदोलन किसने आरंभ किया था? 1895 में शिवाजी आंदोलन। इसके अलावा गणेश उत्सव भी आपसे पूछे, जो आज जिस लेवल पे गणेश उत्सव मनाया जाता है, गणपति बप्पा का जो उत्सव मनाया जाता है, उसके लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। तो शिवाजी आंदोलन 1895 में, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो है एंशिएंट इंडिया का सवाल है, ये आपका टीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए है। तो तोलकाप्पियम का संबंध किससे है? तोलकाप्पियम जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो तोलकाप्पियम ही है, दूसरा संगम काल यहाँ पर राइट आंसर है। टीजीटी हिस्ट्री के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं, किस माह एवं वर्ष में उत्तर पश्चिमी प्रांतों की सरकार और अवध के प्रस्ताव ने नागरी लिपि को उर्दू के साथ कार्यालय भाषा की स्थिति प्रदान की थी? इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी राइट आंसर हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, अप्रैल 1900। बहुत ही स्पेसिफिक प्रश्न है, अप्रैल 1900 इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर है। बहुत ज़्यादा कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है, 1915-16 में होम रूल लीग आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो होम रूल लीग आंदोलन का जो माहौल है 1915 में शुरू हो गया था, और होम रूल लीग की बात करें तो 1916 में स्थापित किया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। तो 1916 में, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने स्थापित किया था, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में स्टार्ट किया था। फिर बात करते हैं, ब्रिटिश काल में बिहार कहाँ से शासित होता था? तो इस प्रश्न को जो है बात करें तो डिलीट कर दिया गया। डिलीट करने का कारण था कि यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं पूछा गया है। दो चीज़ें रही हैं ब्रिटिश काल में, अगर हम बात करें तो जो है 1757 से अगर हम काउंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, तो 1757 से लेकर 1912 तक, 1757 से लेकर 1912 तक जो है बिहार कहाँ से शासित होता था? तो ये शासित होता था कलकत्ता से। कलकत्ता राजधानी थी, आप सभी को मालूम है, कलकत्ता राजधानी थी। इसके बाद क्या हुआ, 1912 में बिहार राज्य जो है अलग हो गया,
बंगाल प्रांत से अलग हो गया। जब बंगाल प्रांत से अलग हो गया, पहले बंगाल प्रांत का हिस्सा था इसलिए कलकत्ता से शासित होता था, लेकिन जब बंगाल प्रांत से अलग हो गया बिहार, तो अब कहाँ से शासित होगा, तो बिहार की राजधानी बनाई गई थी पटना, तो पटना से शासित होता था। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश काल में बात करें तो दोनों केस है, पटना से भी शासित होता था, कलकत्ता से भी, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न को जो है डिलीट कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको आंसर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि दो आंसर यहाँ पर है, पटना भी है, कलकत्ता भी है। 1912 से जो है बात करें तो पटना से शासित होता था बिहार। अगर आपसे पूछता है कि 1912 के बाद, ब्रिटिश काल में 1912 के बाद जो है बिहार कहाँ से शासित होता, तो आंसर आपका पटना हो जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर आपके सामने करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, एक बार देख लीजिएगा, बाकी आपको इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर जो है कुछ एक प्रश्न है जो इसके बारे में यहाँ पर जैसे 96 नंबर प्रश्न है, तो ये हम आपको थोड़ा सा जो है बता दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 15 जो है ये पूछा गया था, तो COP 16 आप याद रखिएगा कहाँ पे हुआ है, CBD का, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का COP 16 कहाँ हुआ, तो ये 2024 में काली कोलंबिया में हुआ है, काली कोलंबिया में हुआ है, याद रखिएगा नवंबर 2024 में। तो नवंबर 2024 का करंट अफेयर है, काली कोलंबिया में अक्टूबर नवंबर 2024 में जो है COP 16 जैव विविधता सम्मेलन हुआ है, COP 16 2024 में। फिर बात करते हैं यहाँ पर, ये भी प्रश्न आपका जो है काम का नहीं है, एक बार देखना होगा तो देख लीजिएगा आपके सामने, बाकी प्रश्न पत्र हम आपको आंसर मार्क करके दे देंगे, तो आप आराम से देख लीजिएगा। 100 नंबर तक प्रश्न जो है ये करंट अफेयर के हैं, ये सब अब दोबारा नहीं पूछे जाएंगे। चलिए अब 101 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आपके सामने है, जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य का मतलब है वेवलेंथ। ऑप्शन आपके सामने है, प्रकाश की बात करें, लाइट की बात करें, हवा से कांच में जब प्रवेश करता है, तो जब लाइट इंटर करता है एयर से ग्लास में, इसका मतलब है कि रेयर मीडियम से लेकर डेंसर मीडियम में जा रहा है, विरल मीडियम से लेकर विरल माध्यम से जो है सघन माध्यम में जा रहा है प्रकाश। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो तरंगदैर्घ्य होगा उसमें क्या होगा, तो 101 नंबर प्रश्न का यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है घटता है। तो जब भी प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करेगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाता है तो स्पीड घटती है, प्रकाश की स्पीड घटती है, स्पीड घटने के कारण जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ घटता है। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी रहती है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम आवृत्ति बोलते हैं, तो तरंगदैर्घ्य और वेवलेंथ घटेगा। फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति जिसको बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो है ये समान रहती है, ये नहीं बदलती है, अपरिवर्तित रहती है। तो फ्रीक्वेंसी पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो फ्रीक्वेंसी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, आवृत्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये जो है अपरिवर्तित रहती है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो जब भी प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो तरंगदैर्घ्य इसका क्या होगा, घटता है। इसी का प्रश्न अगर आपसे उल्टा पूछ ले कि कांच से जब हवा में प्रवेश करेगा, कांच से जब हवा में प्रवेश करेगा तो तरंगदैर्घ्य उस केस में बढ़ जाएगा। तो 101 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर C है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है। याद कीजिए क्या है प्रश्न, आपको TRE 3.0 री एग्जाम में मिला था क्या, तो विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है, देखिए यहाँ से प्रश्न कॉपी हुआ था। तो विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो NCERT से प्रश्न आपका पूछा गया था। तो विद्युत फ्यूज किस पर प्रभाव पर कार्य करता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज कार्य करता है। अगर पूछे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का आपसे उदाहरण क्या है, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल या विद्युत घंटी जिसको बोलते हैं, जो आपके घरों में बाहर लगा रहता है, बेल बजाते हैं, घंटी बजती है, अलार्म बेल जिसको बोलते हैं। तो विद्युत घंटी जो होता है, इलेक्ट्रिक बेल होता है, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण है। विद्युत फ्यूज की बात करें तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होती है। तो साबुन का बुलबुला है, उसको मान लीजिए आवेशित किया जा रहा है, चार्ज दिया जा रहा है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज दिया जा रहा है, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। दूर भागने के कारण क्या होगा, ओवरऑल जो इसका त्रिज्या होगा ये जो है बढ़ जाएगा, त्रिज्या जो होगा ये बढ़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से। या मान लीजिए निगेटिव चार्ज आपने दिया, आवेशित किया, तो क्या होगा, इस प्रकार से यहाँ पर होगा। तो या तो पॉजिटिव चार्ज देंगे या तो निगेटिव चार्ज देंगे। तो पॉजिटिव चार्ज देंगे तब भी रिपेल करेगा, दूर भागेगा। निगेटिव चार्ज देंगे तो भी जो है, मान लीजिए यहाँ पर निगेटिव है, तो ये भी एक दूसरे तो दूर भागेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, ओवरऑल इसका जो त्रिज्या है वो बढ़ जाएगा। तो 103 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर बढ़ती है हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं।
निकट दृष्टि दोष के निवारण में डैश लेंस का उपयोग किया जाता है। ये सब बहुत कॉमन प्रश्न जो आपको बीपीएससी तैयारी में पूछे जाते रहे हैं पहले भी। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण की अगर हम बात करें तो इसको मायोपिया कहते हैं। मायोपिया के लिए हम जो है किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो मायोपिया के लिए हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल दर्पण। उत्तल लेंस को हम किस में यूज़ करते हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया आपको क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी आपका जो है पूछा गया सवाल है टीआरई में। वाहनों में पीछे की ओर ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। आप सभी को मालूम है कि कॉन्वेक्स जो है मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का यहाँ पर प्रयोग होता है। राइट आंसर है उत्तल जो है दर्पण। तो कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग होता है वाहनों में पीछे की ओर ट्रैफिक देखने के लिए। जब भी बड़े एरिया को छोटे में देखना रहता है तब हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर बात करते हैं एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है, एक आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उसका जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जो एक आदर्श वोल्ट मीटर है इसमें करंट तो मापना होता नहीं है, करंट मापना नहीं होता है, इसलिए जो है करंट मापने ना होने मापन होता नहीं है। इसमें किसका मापन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध रखा जाता है वो अनंत रख दिया जाता है। अनंत मतलब इन्फिनाइट रख दिया जाता है। इन्फिनाइट रखने से क्या होगा, करंट नहीं पास होगा, तो इससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को ये माप सकता है। तो आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है, आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, अनंत होगा। यानी इतना प्रतिरोध होगा कि करंट उससे फ्लो ही नहीं कर पाएगी। जब करंट फ्लो नहीं कर पाएगी तो ये वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है विद्युत विभवांतर को ये माप सकता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा आपसे सवाल पूछा जा सकता है एक आदर्श एम मीटर का, आइडियल एम मीटर का आपसे अगर पूछेगा, आइडियल एम मीटर का प्रतिरोध अगर आपसे पूछा जाएगा तो आइडियल एम मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो चूंकि एम मीटर से करंट मापना है तो इसलिए करंट मापने की वजह से प्रतिरोध हमेशा कितना होना चाहिए, आइडियल एम मीटर के केस में तो ये प्रतिरोध 0 होना चाहिए। यानी प्रतिरोध 0 होगा तभी तो करंट माप सकता है ये। तो आइडियल एम मीटर जो कि करंट मापने के लिए होता है इसका प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, चलिए सभी अभ्यर्थी लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी आप सभी अभ्यर्थी जरूर कर दिया करें। आपके लाइक और कमेंट से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है किसी भी वीडियो पे जो भी हम आपके लिए बनाते हैं। चलिए लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, ये आपका एनसीईआरटी में साइंस में आपको मिल जाएगा जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे। एक्सरसाइज में प्रश्न ये दिया गया है, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट में पूछा गया परिपथ में विद्युत धारा का क्या केस होता है, लगातार परिवर्तित होती, धीरे धीरे कम होती है, परिवर्तित रहती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। तो लघु पतन के समय शॉर्ट सर्किट जब होता है तो परिपथ में विद्युत धारा अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके वजह से जो है जो फ्यूज वगैरह रहते हैं, मान लीजिए अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज किया तो फ्यूज क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। ज़्यादा विद्युत धारा होने की वजह से जो है फ्यूज मेल्ट कर जाता है। तो लघु पतन के समय क्या केस होता है, बहुत तेज़ी से जो है परिपथ में विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है। 107 नंबर भी आपको क्लियर हो गया होगा। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, याद आ गया होगा आपको प्रश्न टीआरई 3.0 में। बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस एक प्रश्न ने जो है नौकरी कह सकते हैं कि नौकरी से वंचित कर दिया। बहुत सारे अभ्यर्थी एक एक प्रश्न से रह गए होंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ होगा और आपने इस प्रश्न का जो उत्तर है गलत कर दिया होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस प्रश्न में केवल एक आंसर माना था, जबकि यहाँ पर देखिए हिमशैल का पता लगाने में सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में भी होता है, समुद्र की गहराई मापने में भी होता है। उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर है। अगर आपने ये प्रश्न लगा के गए होते बीपीएससी असिस्टेंट का टीआरई 3.0 री एग्जाम में तो जो है आपका ये प्रश्न सही होता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये प्रश्न गलत किया होगा, खामियाजा आज आप सभी देख रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो प्रश्न पत्र है उसको आप सीरियसली लीजिए। आपको कुछ भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसको नहीं छोड़कर जा सकते, ये इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। और एक प्रश्न था कहाँ से, क्लास 9th एनसीईआरटी में जो ओल्ड एनसीईआरटी है, क्लास 9th का जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, नए वाले में तो इसको स्किप किया गया। जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है उसमें आपका सोनार टेक्निक के बारे में दिया गया है, 3 लाइन में दिया गया, तीनों लाइन ये दिया गया है, लाइन बाय लाइन। और हमने आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें टीआरई 3.0 री एग्जाम के लिए हमने इसको पढ़ा रखा था। उस टाइम पे 9th क्लास एनसीईआरटी हमने पढ़ाया था और हमने नई एनसीईआरटी से पढ़ा था, लेकिन हमने ये टॉपिक बता दिया था, पूरा लिख के ऐसे बता दिया था कि आपका एनसीईआरटी में दिया गया है पुरानी वाली में हिमशैल का पता लगाने में, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने, समुद्र की गहराई मापने में सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। ईश्वर की कृपा रही ये प्रश्न आ गया। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न सही भी हो गया, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था उनका गलत भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, एक माइक्रोन सेंटीमीटर से किस प्रकार संबंधित है। तो माइक्रोन की बात करें तो 10 के पावर -6 मीटर होता है। ये आपको मालूम है कि माइक्रोन जो होता है जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो एक माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये जो है 10 के पावर -4 जो है 10 के पावर -6 जो है मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ -6 है, 10 के पावर -6, 10 के पावर 2। हमने आपको बताया था a के पावर m है, a के पावर n है, क्या हो जाता है a के पावर m प्लस n। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 10 के पावर -6 प्लस 2 कर दीजिए। 10 के पावर -6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो -6 प्लस 2, 10 के पावर -4। तो 10 के पावर -4 सेंटीमीटर यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न का, यात्रा के प्रारंभ में एक कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर दर्शाता है। फिर जो है यात्रा के अंत में 2400 किलोमीटर दर्शाता है। इसका मतलब कितना डिस्टेंस चला गया, 400। यदि यात्रा में लिया गया समय 8 घंटे है, तो कार की औसत गति कितनी होगी, बता सकते हैं आप। 8 से डिवाइड कर दीजिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न का 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया होगा आपको। अगला प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षी आपका नहीं दिया गया तो आप चिड़िया मानिए, चिड़िया भी पक्षी है, तो चिड़िया बोले चाहे पक्षी बोले बात एक ही है। तो चिड़ियों का या पक्षियों का जो अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। कुत्तों का अध्ययन अगर आपसे पूछेगा तो क्या आप बताएंगे, कुत्तों का अध्ययन नोट कर लीजिएगा, साइनोलॉजी कहते हैं। कुत्तों के अध्ययन को हम साइनोलॉजी कहते हैं। अगर आपसे हड्डियों का जो है अध्ययन पूछा जाएगा तो हड्डियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बोन्स के जो अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। सांप के जो अध्ययन होते हैं, सांप का अध्ययन होता है, इसको हम जो है हेरपेटोलॉजी कहते हैं, हेरपेटोलॉजी कहते हैं। और हेरपेटोलॉजी की जो ब्रांच है उसके अंतर्गत हम इसको स्पेसिफिकली अगर आपसे नाम पूछेगा तो ओफियोलॉजी कहते हैं। तो चाहे आपको हेरपेटोलॉजी दिया रहे, चाहे आपको ओफियोलॉजी दिया रहेगा, सांप के लिए आंसर, दोनों आंसर आपका हो जाएगा, कोई एक आपको दिया जाएगा परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निद्रा रोग का कारण है, देखिए एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है, सब कुछ डिस्कस किया हुआ आपसे। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस की बात करें तो ये ट्रिप्नोसोमा से होता है, ट्रिप्नोसोमा की वजह से होता है। लेशमानिया से कौन सा रोग होता है, ये भी हमने आपको पढ़ाया है। तो काला अजार रोग, याद आया होगा आपको, काला अजार जो बीमारी होती है वो लेशमानिया की वजह से होती है। चलिए बाकी कमेंट कीजिएगा। एंट अमीबा से क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन कोशिका में अत्यधिक क्रियाएं संचालित करता है, यानी कोशिका में कौन ज़्यादा क्रियाएं संचालित करता है। राइबोसोम क्रियाएं संचालित करता है कि केंद्रक करता है, कोशिका झिल्ली करती है या कोशिका द्रव्य करता है। अब आप सभी को मालूम है कि कोशिका में जो भी क्रियाएं होंगी वो संचालित कहाँ से होंगी, उसके केंद्रक से होंगी, उसके न्यूक्लियस से होंगी। तो सिंपल सा आंसर है केंद्रक, बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। न्यूक्लियस या केंद्रक जो होता है वहीं से जो कोशिका में अत्यधिक क्रियाएं संचालित होती हैं। फिर बात करते हैं, कौन कोशिका अंगक आत्मघाती थैली कहलाता है। क्लास 9th एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। सुसाइडल बैग जो है ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं लाइजोसोम को। तो 114 में राइट आंसर है बी, सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं, लाइजोसोम को कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी अध्ययन है। हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी जो है किसके अध्ययन को बोलते हैं, तो ये बोलते हैं ऊतक के। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू जो होता है उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। भ्रूण के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भ्रूण के अध्ययन को हम एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं, एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रायो मतलब जो है भ्रूण होता है, तो उसी प्रकार से एम्ब्रायोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है दिमाग और न्यूरॉन का अगर आपसे पूछेगा तो ये जो है बात करेंगे तो ये जो है आपका न्यूरोसाइंस के अंतर्गत आता है। न्यूरोसाइंस या न्यूरोलॉजी भी आपको विकल्प में दिया जा सकता है इस प्रकार से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, हमारे अंगों में कौन सी मांसपेशियां होती हैं। तो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उनमें कौन सी मांसपेशियां पाई जाती हैं, हृदय मांसपेशियां, अरेखित पेशियां, रेखित पेशियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे जो अंग होते हैं उनमें जो मांसपेशियां पाई जाती हैं, देखिए 639 में से बात करें, 639 मांसपेशियां जो पाई जाती हैं शरीर में, 639 जो मांसपेशियां पाई जाती हैं इनमें से 400 जो होते हैं इनका प्रकार होता है रेखित पेशियों का। रेखित पेशियों की अगर हम बात करें तो रेखित पेशियों को जो है हम कंकाल पेशियां भी कहते हैं, कंकाल पेशियां भी कहते हैं, कंकाल पेशियां कहते हैं। इंग्लिश में इसको जो है स्केलेटल मसल कहते हैं, स्केलेटल मसल कहते हैं।
और इसके अलावा इसका काम और भी है, रेखित पेशियों को हम ऐच्छिक पेशियाँ बोलते हैं। ऐच्छिक पेशियाँ मतलब है हम अपने मन से इनको जो है एक्ट करा सकते हैं, ऐच्छिक पेशियाँ। तो ये जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मांसपेशियों में कौन सा एंजाइम उपस्थित नहीं होता है? थोड़ा सा कठिन सवाल है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका एनसीईआरटी से सीधे लिया गया है। तो मांसपेशियों में कौन सा एंजाइम उपस्थित नहीं होता है? फास्फोराइलेज, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ग्लाइकोजन सिंथेज। तो 117 नंबर प्रश्न जो है राइट आंसर यहाँ पर है। बस ध्यान रखिएगा आपको, क्योंकि पूछा गया है और कई बार आपसे देखा हुआ बहुत रैंडम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन सा एंजाइम मांसपेशियों में नहीं पाया जाता है? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो होता है ये जो है मांसपेशियों में नहीं पाया जाता है। फास्फोराइलेज, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोनाइज सिंथेज ये जो है पाया जाता है। फिर है एंजाइम ट्रिप्सिन पाचन करता है। ये आप सभी को मालूम है कि एंजाइम ट्रिप्सिन के बारे में आपने एनसीईआरटी में पढ़ रखा है। बता सकते हैं आप कि एंजाइम ट्रिप्सिन जो है पाचन किसका करता है? तो 118 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है प्रोटीन का। तो एंजाइम ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट का कौन पाचन करता है? ये भी आप बता सकते हैं, आपने पढ़ रखा है। एमाइलेज, सेलेब्री एमाइलेज याद आया आपको, जो कार्बोहाइड्रेट का जो है ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। वसा की बात करें तो वसा का जब आपसे पूछेगा तो वसा के पाचन में लाइपेज एंजाइम मदद करता है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। 70S राइबोसोम के घटक है। तो इस प्रकार के प्रश्न टीजीटी साइंस में पूछे गए हैं। तो टीजीटी साइंस में ये प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा ये रैंडम प्रश्न टाइप के हैं। तो 119 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो 119 में जो राइट आंसर है वो है 50S और 30S। ये राइट आंसर है। 70S राइबोसोम के जो घटक होते हैं 50S और 30S होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इस प्रश्न के नहीं जाना है। चलिए अगला प्रश्न भी आपका एनसीईआरटी से है, पढ़ाया गया है, आपको याद आ गया होगा। आपको सीधे चलना, साइकिल चलाना और पेंसिल का उठाना जैसे कार्य मस्तिष्क के किस भाग द्वारा संभव है? हमने आपको ये प्रश्न कराया भी। आप ये नहीं कह सकते कि हमने प्रश्न आपको नहीं कराया है एमसीक्यू में। ठीक है, तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या है? तो सेरिबेलम का ये काम होता है। सेरिबेलम का काम होता है सीधे चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना जैसे कार्य जो होते हैं मस्तिष्क के सेरिबेलम वाले भाग से किए जाते हैं। हाइपोथैलेमस की बात करें तो भूख प्यास को कंट्रोल करता है, भूख प्यास को कंट्रोल करता है। शरीर का जो तापमान होता है उसको बनाने में जो है मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें रहती है। डिटेल में हमने आपसे प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन भी किया था। एक एक जो है ऑर्गन के बारे में मस्तिष्क के हमने आपको प्रश्न कराए थे, वहाँ से आपने देखा भी है। तो राइट आंसर 120 नंबर प्रश्न का है यहाँ पर आपका बी, सेरिबेलम। अगला प्रश्न है माइक्रोपाइल के द्वारा पोलन नली का बीजांड में जाना क्या कहलाता है? तो जो है बताइएगा, थोड़ा सा टफ प्रश्न है ये। माइक्रोपाइल के द्वारा पोलन नली का बीजांड में जाना, ये जो है बात करें तो इसको हम बोलते हैं पोरोगैमी। पोरोगैमी की बात करें तो पोरोगैमी इंग्लिश में भी समझ लीजिए। पोरोगैमी रिफर्स टू एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब होते हैं, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रो माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल के द्वारा पोलन नली का यानी पोलन ट्यूब का जो एंट्री होता है बीजांड में, उसी को हम पोरोगैमी कहते हैं। ये आपको जो है देखेंगे तो वैसे आपका ये क्लास 12 एनसीईआरटी वगैरह में मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको प्रश्न के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, पूछा गया बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पोरोगैमी राइट आंसर है। अभी एक प्रश्न के लिए आप जाके क्लास 12 का एनसीईआरटी नहीं पढ़ने बैठ जाइए, 10th तक आपका काम हो जाएगा जो आपको पढ़ाया गया है। चलिए, किस कोशिका विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? तो ये प्रश्न हमने जो है आपको एनसीईआरटी में पढ़ा रखा है। तो किस कोशिका विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? तो 122 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के जो है कोशिका विभाजन होते हैं। 122 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर है मियोसिस। आइए देख लेते हैं कि जो कोशिका विभाजन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है मियोसिस में, और दूसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं माइटोसिस में क्या केस रहता है। यहाँ पर बात करें कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है। माइटोसिस होता है जिसको समसूत्री विभाजन कहते हैं, मियोसिस होता है जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ये प्रश्न हमने आपको जो है पूछा भी था, जो 60 प्रश्नों का हमने आपको जो मिनी टेस्ट कराया था वहाँ पर भी पूछा था। तो माइटोसिस समसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस में क्या होता है, नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, ये आपसे पूछा गया था। समसूत्री विभाजन की बात करें तो संतति कोशिकाओं में या मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है मात्र कोशिका के समान होती है। यहाँ पर आधी हो जाएगी मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या, यहाँ पर मात्र कोशिका के तुलना में जो गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, समान होगी। यहाँ आधी हो जाएगी, यहाँ समान हो जाएगी। समान होने की वजह से समसूत्री विभाजन, आधी हो जाने की वजह से अर्धसूत्री विभाजन, इंग्लिश में मियोसिस और माइटोसिस।
तो इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर है मियोसिस। 122 नंबर प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पकाने वाला अप्राकृतिक एजेंट है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ई भी देते हैं हम आपको, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 5 विकल्प कर लेते हैं 123 में। तो क्या आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पकाने वाला अप्राकृतिक एजेंट है। एथिलीन है, एथेफ्योन है, 2,4-D है, NNA है। तो 2,4-D की बात करें तो 2,4-D क्या है, आप सभी को मालूम है 2,4-D क्या है। तो 2,4-D जो है ये एक हर्बिसाइड है, शाकनाशी है। हर्बिसाइड के अंतर्गत ये बीडीसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है, खरपतवार नाशी जिसको बोलते हैं। और NNA के बारे में आप कमेंट कीजिएगा, क्या आप इसके बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें तो उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का राइट आंसर है। ये प्रश्न वैसे डिलीट कर दिया गया, क्यों डिलीट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर इस प्रश्न के एक से अधिक आंसर है। अब यहाँ पर 5वां ऑप्शन तो है नहीं, हमने आपको दिया एथिलीन और एथेफोन दोनों का काम होता है। एथिलीन तो आपने पढ़ा ही है, पकाने वाला अप्राकृतिक एजेंट है। एथेफोन भी जो होता है इसका भी जो है सेम काम होता है, तो ये भी एक पकाने के काम में आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए और बी दोनों है, इसीलिए इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। आप नोट कर लीजिएगा, पकाने वाले अप्राकृतिक एजेंट में एथिलीन भी आते हैं एथेफोन, क्योंकि अगर ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई में आया तो आपको मालूम है ना, उपयुक्त में से एक से अधिक वाले प्रश्न की बलि चढ़ जाएगा, उसमें चला जाएगा। यहाँ तो चलो 5वां ऑप्शन नहीं था तो इसको डिलीट कर दिया गया, लेकिन बीपीएससी में क्या होता है, टीआरई में क्या होता है कि प्रश्न अगर मान लीजिए गलत भी बना दिया पर एग्जामिनर ने, तब भी आपका आंसर चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक में चला जाएगा। अगर उसमें नहीं गया तो नन ऑफ दीज में तो चला ही जाएगा। एग्जामिनर सेफ खेल जाता है लेकिन आपका नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ है, तो इस प्रश्न में ए और बी दोनों है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, पादप जगत में कौन सा समूह एम्फीबियन कहलाता है। तो किसको जो है पादप जगत में, प्लांट किंगडम में बात करें तो किसको जो है एम्फीबियन कहा जाता है, प्लांट किंगडम का। उभयचर कहा जाता है पादप जगत का, एम्फीबियन या जो है उभयचर। ये भी प्रश्न आपको हमने दिया था मिनी टेस्ट में। तो राइट आंसर यहाँ पर ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। एनसीईआरटी में हमने आपको जो डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है वहाँ पर हमने ये करा रखा है, पढ़ा रखा है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक दवाई है जो उच्च रक्तचाप को कम करती है, मिलती है। तो जो है कहाँ से मिलती है ये दवाई। तो 125 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा अगर आपको मालूम है तो। एक दवाई है जो उच्च रक्तचाप को कम करती है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है, और ये मिलती है राउओल्फिया सर्पेंटिना से। तो राउओल्फिया सर्पेंटिना से मिलती है, ये आपसे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है सवाल ये। कौन सा पादप एल्गी का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा प्लांट है जो एल्गी का उदाहरण नहीं है। एल्गी मतलब जो शैवाल आपने देख रखे हैं, तो जो है उदाहरण नहीं है एल्गी का। तो फर्न है, स्पाइरोगारा, चारा है, यूलोथ्रिक्स है। तो बात करें स्पाइरोगारा की या चारा मतलब ये वाला चारा, तो चारा भी जो है बात करें, और यूलोथ्रिक्स की, ये तीनों के तीनों ही क्या है, तो ये जो है एल्गी के उदाहरण है। फर्न की बात करें तो फर्न एक पौधा होता है, फर्न एक पौधा होता है, फूल इसमें नहीं लगते हैं, फूल नहीं लगते हैं, तो बिना फूल का पौधा होता है फर्न, और ये एल्गी नहीं होता है। बाकी स्पाइरोगारा, चारा और यूलोथ्रिक्स क्या है, एल्गी हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्न हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका है, कैस्पेरियन पट्टियाँ, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किस में पाई जाती हैं। कैस्पेरियन पट्टियाँ या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किस में पाई जाती हैं। तो 127 नंबर प्रश्न की बात करें तो राइट आंसर है एंडोडर्मिस में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो कैस्पेरियन पट्टियाँ होती हैं एंडोडर्मिस में पाई जाती हैं, और ये पौधों की जड़ों की अंतर त्वचा में, पौधों की जड़ों के अंतः त्वचा, जिसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं, अंतः त्वचा में पाई जाती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पादपों में कौन सा ऊतक तने और जड़ की लंबाई बढ़ाता है। यह प्रश्न आपका 6 से 8 साइंस में TRE 3.0 री एग्जाम में पूछा गया था। तो आपने देखा कि अकेले मतलब प्री का देखा आपने पेपर, मेंस का देखा आपने पेपर, कि मतलब डायरेक्ट आपको जो है 12 से 15 क्वेश्चन आपको सिर्फ एक पेपर से मिल जा रहा है, मतलब 2 पेपर से मिल जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको कमांड होना चाहिए कई बार, और यही आपका फ़र्क कर जाता है। जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ में जुड़े हुए थे TRE 3.0 के लिए, हमने अपनी तरफ से बेशक भरसक प्रयास किया। बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो मार्क्स था, मतलब जितना उनका आ सकता था उससे उन्होंने 10 से 15 मार्क्स, 20 मार्क्स तक एक्स्ट्रा जो है स्कोर किया। उसका रीज़न यही था कि हमने वो प्रश्न कराए जो उनके काम आ गए, या हमने जो NCERT उनको पढ़ाई उनके काम आ गए, जो हमने शॉर्ट्स में आपको पढ़ाया वो आपके काम के आ गए। तो ये चीज़ है, ये एक्सपीरियंस की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा ऊतक तने और जड़ की लंबाई बढ़ाता है। तो 128 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये आपका अग्रस्थ विभाज्योतक बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। 9th क्लास के NCERT में इसके बारे में आप जो है पढ़ सकते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम 3 प्रकार के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम होता है,
फिर जो है बात करें तो जो है दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टम, जिसको पार्श्व विभाज्योतक बोलते हैं। तो पार्श्व वाला जो होता है वो जो मोटाई होता है पेड़ का उससे रिलेटेड वृद्धि करता है, लेकिन जो ऊतक तने और जड़ की जो लंबाई बढ़ाता है वो अग्रस्त विभाज्योतक होता है, एपिकल मेरिस्टम इसको हम कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पादप जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पन करते हैं, यानी एक बार जिनमें फ्लावर लगता है, एक बार जिनमें फूल लगते हैं, एक ही बार जिनमें फूल लगते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए पेरिकार्पिक है, पॉलीकार्पिक है, मोनोकार्पिक है, क्लिस्टोकार्पिक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोला, केवल एक बार। एक बार के लिए कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं, कौन सा जो है टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, तो आप कहेंगे जो मोनो वर्ड है, आपने मोनोमियल पढ़ा होगा, मोनोमियल मतलब एक के लिए यूज़ किया जाता है, तो मोनो कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए आप, अगर आपको मोनो का मतलब पता था तब भी आप इस प्रश्न का राइट आंसर कर दिए, अगर आपको नहीं भी मालूम है तब भी। पोली मतलब आपको मालूम है, पोली जो है, पोली क्या होता है, बहु के लिए यूज़ किया जाता है, बहु मतलब एक से अधिक, तो दो से अधिक मान लीजिए, तो मोनोकार्पिक यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ये ऐसे पादप होते हैं जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पन करते हैं। बाकी हम आपको आगे बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे भी कि कैसे आपको प्रश्नों को एलिमिनेट करना है। अभी चूँकि हर चीज़ एक साथ में पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए अभी आप प्रश्नों के उत्तर देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए। पुंकेसर में होते हैं तो ये आपको मालूम है, एनसीईआरटी का स्पेशल प्रश्न है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का स्पेशल प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है। जीएस पार्ट सेकंड में ये सवाल पूछा गया था, क्या आपको हमने कराया है, आपको याद होगा, जो हमने पीजीटी का जीएस पार्ट कराया था साइंस में, वहाँ पर यह सवाल पूछा गया था। तो 130 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा परागकण। परागकण को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। तो आपने देखा कि जो है 7 प्रश्न अगर प्री से पूछे गए थे, तो 7 प्रश्न आपके, 7 से 8 प्रश्न आपके मेन से भी पूछे गए थे। ये मतलब खासियत थी इस बीपीएससी असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन की। पुंकेसर में होते हैं तो आपका राइट आंसर परागकण। इसके अलावा हमने आपको बीपीएससी एग्रीकल्चर का भी पेपर करा रखा है, आगे हम आपको और भी करा देंगे, जैसे जैसे हमारे लिए संभव होता जाएगा। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए, आपसे ज़्यादा हम आपके लिए सोचते हैं कि हम आपको जो दे दें आपका भला हो जाए, आपका पेपर निकल जाए, इसलिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आप कमेंट करना चाहें बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं कि सर ये पेपर करा दीजिए, पेपर करा दीजिए। हमारे पास जैसे जैसे संभावनाएं बनेंगी, जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होगी, वैसे वैसे हम आपको पेपर करा देंगे। क्योंकि एक पेपर बनाना, पेपर का एनालिसिस करना, प्रश्न बनाना, उत्तर बनाना, फिर उसका वीडियो रिकॉर्ड करना, एक मान के चलिए कि 5 से 6 घंटे का एक प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए जो है आप सभी अभ्यर्थियों को हम कहते भी हैं कि आप लाइक कर दीजिए, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो नहीं करना है, कसम खा के बैठे हैं कि हम नहीं करेंगे, तो मतलब नहीं कहेंगे। और हम भी हैं कि कभी कभी कह देते, कभी कभी नहीं कहते। तो राइट आंसर यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? जो अभ्यर्थी कर देते हैं दिल से अपना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं करते हैं आपको उनके लिए भी परेशान नहीं होना। गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी के लिए जो है भगवान का आशीर्वाद रहे, हमारी भी ब्लेसिंग सभी के लिए है, सिर्फ जो है लाइक के बेसिस पे नहीं। लेकिन यह कि लाइक वगैरह आप कर देते हैं तो वीडियो का रिटेंशन अच्छा हो जाता है, ओवरऑल चैनल को ग्रोथ होने में आप हेल्प भी कर सकते हैं इस चीज़ से। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं नहीं करते हैं। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? टमाटर, संतरा, सिरका, इमली। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो एसिटिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो होता है सिरका। आप सभी को मालूम है। टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। संतरे में क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इमली में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल। तो ये होता है टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा में एस्कॉर्बिक अम्ल, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। पूछा जाता रहता है आपका टीआरई में, कितनी बार ये सवाल पूछा गया। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ये भी आपका टीआरई में पूछा गया सवाल है। 6 से 8 साइंस में आप इस जो है प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ये आपका टीआरई 1 पीआरटी में पूछा गया। तो देखिए कितने सवाल आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाते हैं। तो बेकिंग सोडा की बात करें तो NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं? तो Na2CO3 × 10H2O। वॉशिंग मतलब होता है धोने का सोडा। धोने में पानी का काम लगेगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो धोने में पानी का काम लगेगा, तो पानी जहाँ दिख जाए वही हो जाएगा। तो Na2CO3 × 10H2O ये धोने का सोडा का फार्मूला है। 10 मान लीजिए कि 10 यहाँ पर लगेंगे। COCl2 की बात करें तो ये क्या है? तो ये है जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। टीआरई 1 में पूछा गया है ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम बोलते हैं। चौथा क्या है? तो चौथा आपका जो है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद आया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको पीओपी कहते हैं या जिप्सम कहेंगे? आप कहेंगे पीओपी कहते हैं। जिप्सम किसे कहते हैं? तो CaSO4 × 2H2O को हम यहाँ जब आधे की जगह 2 हो जाएगा तो ये जिप्सम हो जाएगा। यही फ़र्क है दोनों के फार्मूले में। सब कुछ आपसे हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास 10th NCERT में, प्रश्नों के माध्यम से भी, थ्योरी के माध्यम से। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट।
अगला प्रश्न है Ab2 प्रकार की संरचना मिलती है। Ab2 का मतलब क्या है? ए का मतलब है कि एक जो है यहाँ पर तत्व हो गया, बी का मतलब है दूसरा तत्व हो गया। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा तत्व है, एन तत्व है, ओ तत्व है, एन ए तत्व है, सी एल तत्व है, सी ए तत्व है, एफ तत्व है, ए एल तत्व है, ओ तत्व है। Ab2 देखना है। Ab2 का मतलब हो गया Ab2 का मतलब हो गया आपको कि पहला अकेला रहे, दूसरे में दो लगा हो। पहला अकेला है क्या? नहीं है, खत्म करिए। ठीक है, पहला अकेला है क्या? अकेला तो है। दूसरा अकेला है, दूसरे में दो है क्या? दूसरा अकेला है, ख़त्म करिए। फिर पहले में पहला अकेला है क्या? बिल्कुल अकेला नहीं है। पहला अकेला है, बिल्कुल अकेला है। दूसरे में दो है, दो है। तो CaFa2 आपका ये आंसर है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सेम कर लीजिए। Ca एक जो है कैल्शियम को बोलते हैं, F2 जो है यहाँ पर दूसरा है, तो Ca मतलब A है, अकेले है, B2 मतलब दो है, F2 है। इस प्रकार से आप मैच कर सकते थे। अगला प्रश्न, लाल लिटमस को नीला लिटमस करने वाली विलेन का पीएच कितना होगा? टीआरई में पूछा गया सवाल है। तो लाल लिटमस को नीला करने वाली विलेन का पीएच मान कितना होता है? तो लाल लिटमस को जो नीला कर दे उसको हम बोलते हैं क्षार। क्षार का कितना होता है? बेस का कितना हो सकता है? 7 से तो ज़्यादा होगा, 7 से कम है ख़त्म, 7 से कम है ख़त्म, 7 से कम है ख़त्म, 10 आपका राइट आंसर है। ये होता है एलिमिनेशन, आप सभी को मालूम भी होगा। फिर है प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? क्या यह सवाल TRE 3.0 री एग्जाम में पूछा गया था? आप कहेंगे बिल्कुल पूछा गया था। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सही किया होगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलत भी किया होगा। तो धातुकर्म का जो आश्चर्य लौह स्तंभ, जिसको हम आयरन पिलर कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? आसान सवाल है, दिल्ली में। दिल्ली में जो है ये किस जगह पर स्पेसिफिक आप बताइए कि किस मीनार में स्थित है, किस मीनार के कॉम्प्लेक्स में स्थित है, तो हम जो है जाने कि आपने थोड़ा और अध्ययन किया इसके बारे में। अगला प्रश्न है, जब सल्फर को रबर के साथ में गर्म किया जाता है ताकि रबर का क्वालिटी अच्छा हो जाए, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सेपोनिफिकेशन। तो ये साबुन बनाने की प्रक्रिया है। याद आया आपको? सेपोनिफिकेशन क्या है? साबुन बनाने की प्रक्रिया है। गल्वनाइजेशन, गल्वनाइजेशन बताइए किसकी परत चढ़ाई जाती है? सल्फोनेशन या वल्कनाइजेशन। तो जब सल्फर को रबर के साथ में गर्म किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है वल्कनाइजेशन। तो राइट आंसर यहाँ पर डी है। 136 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो डी है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? कितने एग्जाम में ये सवाल आपसे देखा होगा। टीआरई में भी ऐसे सवाल पूछे जाते रहे, बीपीएससी सिविल सर्विसेज में ये सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक जो है कार्बन का एक ही अपरूप होता है, उसका नाम आप सभी जानते हैं। क्या है उसका नाम? तो उसका नाम है ग्रेफाइट। हीरे की बात करें तो सबसे जो है कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है इस धरती पर, तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो थर्मोडाइनेमिकली आपसे दूसरा शब्दों में पूछा जाता है कि थर्मोडाइनेमिकली, तो थर्मोडाइनेमिकली ऊष्मा गतिकी रूप से हिंदी में दिया जाएगा। थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप है कार्बन का। तो मोस्ट स्टेबल जो है, सबसे स्थिर कह लीजिए, मोस्ट स्टेबल अपरूप है कार्बन का। कौन है? ग्रेफाइट, दूसरे शब्दों में। और विद्युत का सुचालक भी है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की दो क्वालिटी है, एक तो विद्युत का सुचालक है, दूसरा क्या है? थर्मोडाइनेमिकली ऊष्मागतिकी रूप से मोस्ट स्टेबल अपरूप है कार्बन का। चलिए, फिर है प्रथम आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो हमने आपको पढ़ाया है। पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था? पहला वाला। दो पीरियोडिक टेबल आपने देखे हैं। एक पीरियोडिक टेबल जिसको जो है एटॉमिक मास के आधार पर बनाया गया था, किसने बनाया था? वो मेंडलीफ ने। दूसरा था एटॉमिक नंबर के आधार पर, वो किसने बनाया था? वो बनाया था मोजले साहब ने। ये हमने आपको पढ़ा रखा है, MCQ भी करा रखे हैं। तो प्रथम आवर्त सारणी जब आपसे पूछा जाएगा तब आपका जवाब हो जाएगा मेंडलीफ ने। इसके अलावा जो न्यूलैंड्स ने बनाया था वो ऑक्टेव बनाया था, तो वो कोई आवर्त सारणी नहीं थी, वो छोटा सा इन्होंने एक टेबल बना दिया था, तो उसको आवर्त सारणी नहीं माना जाता है। तो इसलिए जो डॉबरनियर के भी ट्राइड्स थे, यानी 3-3 का ग्रुप बना दिया था, इन्होंने 8 का एक बना दिया था। तो ये जो है आवर्त सारणी में नहीं आते। तो प्रथम आवर्त सारणी कभी भी आपसे पूछेगा, आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? मेंडलीफ। और जो आज के डेट में फॉलो होता है वो कौन? आधुनिक, जिसको बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसको बोलते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये मोजले साहब का दिया गया। हेनरी मोजले इनका पूरा नाम है। मेंडलीफ के बारे में आप जानते हैं। प्रथम आवर्त सारणी एटॉमिक मास के आधार पर इन्होंने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? कौन सा मिक्सचर नहीं है? ग्लास, स्टील, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट। यहाँ पर आपको बताना है। और पांचवा ऑप्शन आपके लिए दे दिया हमने, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आप समझदार हो गए होंगे।
लेकिन सोच कर बताइए कौन सा इसमें मिश्रण नहीं है। तो ग्लास की बात करें तो ग्लास मिश्रण होता है। गूगल करिएगा किसका मिश्रण होता है। स्टील आपको पता है एलॉय है। एलॉय क्या होता है? स्टील आपको मालूम है किसका किसका मिश्रण है? कमेंट कीजिएगा जरा कि स्टील किसका किसका मिश्रण है। एल्युमिनियम की बात करें तो एक तत्व है। एल्युमिनियम का है एक तत्व है। ग्रेफाइट की बात करें तो क्या है? एक अपरूप है। अपरूप मतलब भी जो है एक प्रकार से रूप हो गया। रूप मतलब एक तत्व में ही जाएगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम और ग्रेफाइट एक तत्व के रूप में मिश्रण नहीं है, लेकिन ग्लास और स्टील क्या है? ये जो है मिश्रण है। ये ग्लास और स्टील मिश्रण है। एलॉय मिश्रण ही होते हैं, तो ग्लास भी मिश्रण ही है। लेकिन एल्युमिनियम और ग्रेफाइट यहाँ पर राइट आंसर है, तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर ई है, एक से अधिक। इसीलिए इस प्रश्न को भी क्या कर दिया? महान बीपीएससी ने डिलीट कर दिया। प्रश्न भी गलत बनाते हैं फिर डिलीट भी करते हैं, अभ्यर्थियों का नुकसान होता है, बीपीएससी को इससे क्या, ठीक है। तो आपको इस प्रश्न का राइट आंसर ध्यान रखना है, सी और डी दोनों आंसर है। चलिए राइट प्रश्न है आज के, आखिरी सवाल है इस प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का सामान्य उदाहरण नहीं है? तो कोलाइड का जो है सामान्य उदाहरण यहाँ पर नहीं है। सोडा वाटर, दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कोहरा। कोहरा जिसको फॉग बोलते हैं, तो फॉग की बात करें तो उसमें, और कोलाइड होता क्या है कि जब एक में दो जो है मतलब एक में दूसरा जो माध्यम होता है वो मिला हुआ होता है कुछ इस प्रकार से। तो कोलाइड का जो है यहाँ पर बात करें, दूध जो है एक उदाहरण है कोलाइड का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी उदाहरण है कोलाइड का, कोहरा फॉग भी उदाहरण है कोलाइड का। सोडा वाटर जो होता है ये जो है एग्जाम्पल नहीं है कोलाइड का। तो याद रखिएगा सोडा वाटर जो है सामान्य रूप से ये कोलाइड का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सोडा वाटर हो जाएगा। तो 140 नंबर प्रश्न का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडा वाटर, ये कोलाइड का उदाहरण नहीं है। कमेंट कीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको हम क्या करेंगे, और इसके प्रश्नों के मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों के लिए परेशान मत होइएगा, करा देंगे। और इसके अलावा जो है आपका अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कह लीजिए फिलहाल के लिए जो है अंतिम क्लास रहेगी, आगे और भी देंगे, लेकिन अभी के लिए अंतिम क्लास रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री का। आगे आपको रिवीजन के तौर पे और भी क्लासेस देंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का अंतिम क्लास आपका आएगा, कुछ घंटे बाद आएगा, हम आपको जो है अपडेट कर देंगे कब आएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री के जो है क्लास में हम आपसे सामाजिक सुधार के बारे में बात करेंगे। तो सामाजिक सुधार के बारे में हम आपसे बात करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा।